चलिए बच्चे, तो आज से एक नया टॉपिक हम सब लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग में, और जिसका नाम क्या है बच्चे? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और जिसको हम बैठने की व्यवस्था भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम के लिए। तो थोड़ा मैं बेसिक से आपको शुरुआत करूंगा, पूरा फंडामेंटल बताऊंगा। और इस टॉपिक में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करते हैं, तो उन टॉपिक में जो दिक्कत आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा समय लगता है हमें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ऐसा कंसेप्ट दूं ताकि आपका समय भी बच सके और क्वेश्चन में आप स्मूथली सॉल्व कर सकें। अगर आपने अभी कोई एग्जाम दिया होगा तो सीजीएसआई मेंस का अगर आपने पेपर दिया होगा तो उसमें देखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन करीब दे दिया था सीधा सीधा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप एसएससी का दें या फिर आप व्यापम का देते हैं या फिर रेलवे का देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हर एक एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन पूछता है। बैंकिंग में जाएंगे तो 15 सवाल सीधा सीधा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन केवल इसी से रहते हैं। 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, 5 3 15 होता है टोटल। क्लियर है ना? 3 अरेंजमेंट आते हैं। 3 अरेंजमेंट में हर एक अरेंजमेंट में कितना रहता है? 5 5 5। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग इसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, सीधा सीधा हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपको, पहले कंसेप्ट सिखाएंगे। और जब आप कंसेप्ट सीख जाएंगे तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सीटिंग अरेंजमेंट की बच्चे अगर हम बात करें, ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बैंकिंग के एग्जाम में 15 क्वेश्चन और अदर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। क्लियर है ना? चाहे व्यापम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो एक आध 2 क्वेश्चन पजल के फॉर्म में दे देता है सीटिंग अरेंजमेंट को, तो इंपॉर्टेंट काफी रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के जो टॉपिक है उसको कैसे डील करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन का जो साइज होता है वो काफी बड़ा बड़ा रहता है। मतलब वो रहता है करीब आधे पेज का या 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना और फिर जवाब देना, तो 2-3 सवाल उससे पूछ लेता है। तो यहां पे आपको करना क्या है कि आपको पूरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है मात्र। कितनी बार पढ़ना है? एक बार। बच्चों के साथ दिक्कत क्या होता है, जब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बार बार 4 से 5 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर एक कभी नहीं निकलता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कितनी बार पढ़ना है बच्चे? हर एक क्वेश्चन को केवल 1 रीड एंड 1 शॉट, ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना है। केवल एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़कर जो भी आपको वहां पे डेटा मिलता है वो सारा डेटा अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। और वो लिखते रहेंगे, मतलब थ्योरी नहीं लिखना है, कुछ कोड बना के लिखना है, ताकि जब आपको बार बार थ्योरी ना पढ़ना पड़े, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उन्हीं कोड का इस्तेमाल करके सीधा सीधा क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले 1 रीड एंड 1 शॉट का लॉजिक हमको लगाना है, लेकिन 1 रीड 1 शॉट तभी लगा पाएंगे जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे और वाक्य हमको समझ में आएगा। सबसे बड़ी समस्या तो समझने की भी है ना, कि हम सेंटेंस, कई बार होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और 5-6 लाइन पढ़ लेते हैं और स्टार्टिंग का एक लाइन बस समझ में आता है। तो ऐसा भी नहीं करना। तो आपको पढ़ना है इस तरीके से ताकि वो समझ में आए। और समझ में ना आने का कारण होता है कि आपको कुछ लैंग्वेज क्लियर नहीं होती। क्या नहीं क्लियर होते बच्चे? लैंग्वेज, कुछ शब्दावली क्लियर नहीं होती, कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं होते। इस कारण से आपको सेटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले उन शब्दों को क्लियर करना और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को कराना। क्लियर है कि नहीं? तो आइए ध्यान से देखते हैं। इस सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को हम 2 हिस्सों में बच्चे बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में। 2 प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है। एक होता है बच्चे क्लोज एंडेड। क्या होता है बच्चे? क्लोज एंडेड। और एक होता है ओपन एंडेड। बैठने की व्यवस्था हिंदी में लिख लेना, क्लोज और ओपन ही लिख लेना आप। क्लोज और ओपन का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सर्कल में बैठे होते हैं लोग। क्लोज मतलब क्या हो गया कि पूरा जो सरफेस रहेगा ये बंद रहेगा। क्लियर है ना? तो एक वृत्ताकार मेज में बैठेंगे, सर्कुलर टेबल में बैठेंगे, या फिर किसी किस में बैठेंगे बच्चे? किसी स्क्वायर शेप में बैठेंगे। मतलब क्या टेबल आप लोग अंदर की ओर इस तरीके से बैठे हैं, मान लो कोई यहां बैठा, 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 कोई यहां बैठा। क्लियर है ना? तो ये कैसा था आपका? एक स्क्वायर के शेप का था। और ये कैसा? सर्कुलर है। कुछ लोग यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए, यहां बैठ गए। तो क्लोज फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चे, या तो सर्कुलर के फॉर्म में होता है या फिर एक चतुर्भुज के रूप में होता है। क्लियर है कि नहीं है? या फिर बच्चे क्या होता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो अलग अलग तरीके से बैठा जाता है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे क्लोज एंडेड फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि क्लोज एंडेड के साथ साथ ओपन वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओपन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि 2 पंक्तियों में कुछ लोग बैठे हैं। पहली पंक्ति, पंक्ति मतलब जैसे आप लोग बैठे हैं, पंक्ति में ही तो बैठे हैं। तो एक पंक्ति में मान लो बैठे हैं कुछ लोग, जैसे 5 लोग, 1 2 3 4 5, और दूसरी पंक्ति में भी कुछ लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पे 2-2 रो में बैठे हैं। तो ये ओपन एंडेड के फॉर्म का क्वेश्चन होता है। ये खुला हुआ है, लेकिन ये सब क्या थे? कैसे शेप थे? बंद थे, इसलिए इनको क्लोज बोलते हैं।
और इसको क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। क्लियर है? तो ओपन का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग इधर की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग इधर की ओर देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? आमने सामने मुख करके बैठे हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल लगा दी, हम लोग इधर बैठ गए और आप लोग उधर बैठ गए, हम दोनों एक दूसरे का सामना करके बैठे हैं। क्लियर है? तो ये होता है ओपन एंडेड। तो दो फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, एक होता है क्लोज एंडेड और एक क्या होता है बच्चे, ओपन एंडेड। एक एक करके हमको हर एक चीजों को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, क्लोज एंडेड को। किसको पढ़ेंगे बच्चे, क्लोज एंडेड को। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लोज एंडेड के क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है? अब क्लोज एंडेड के भी तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, तीन। ठीक है, देखना ध्यान से। जो क्लोज एंडेड फॉर्म का क्वेश्चन होता है उसके कितने स्वरूप होते हैं, तीन स्वरूप। कितने होते हैं, तीन। तो आइए पहले क्लोज एंडेड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चीजों को ले चलेंगे। तो क्लोज एंडेड फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है बच्चे, क्लोज फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है क्लोज शेप में रहता है, मतलब ये सर्कुलर रहेगा या फिर स्क्वायर के शेप का रहेगा। तो उसके केस में बच्चे याद रखना, इसके तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कैसे, कि मान लो एक सर्कुलर टेबल में बैठे और सबका मुख किधर है, अंदर की ओर है। किधर है बच्चे, अंदर की ओर है। तो सब लोग अगर इनर देख रहे हो, अंदर की ओर देख रहे हो, इनर मतलब हिंदी में लिख लेना अंदर की ओर मुख हो। किधर मुख हो, अंदर की ओर हो। तो कैसा फिगर बनेगा, मैं आपके सामने एक बार बना के दिखा दे रहा हूं, तब आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर टेबल है और इसमें सब लोग जो बैठे हैं कैसे बैठे हैं, अंदर की ओर मुख करके। जैसे ये भी अंदर की ओर मुख किया, ये भी अंदर की ओर मुख किया, ये भी अंदर की ओर मुख किया और ये भी अंदर की ओर मुख किया। क्लियर है कि? तो सभी लोग का मुख किधर है, अंदर की ओर है, इनर है। इनर मतलब अंदर की ओर। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे पहला सिनेरियो का क्वेश्चन आता है क्लोज में। इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा जो आता है बच्चे इसमें कि सभी लोग आउटर की ओर देख रहे हो। किधर देख रहे हो बच्चे, बाहर की ओर देख रहे हो, आउटर की ओर देख रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है। आउटर की ओर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, एक सर्कल बनाता हूं और जैसे मान लो सभी लोग जो देख रहे हो वो किधर देख रहे हो, बाहर की ओर। किधर देख रहे हो बच्चे, बाहर की ओर देख रहे हो। तो ये सभी लोग का मुख किधर है, बाहर की ओर है। तो आउटर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो इनर वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आउटर वाले भी आएंगे। लेकिन जो ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन देखा जाता है, जब पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाना होता है, लेवल बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे इनर और आउटर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आता है। मतलब उस सर्कल में कुछ लोग अंदर देख रहे होंगे और कुछ लोग किधर देख रहे होंगे, बाहर देख रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाते हैं। तो आइए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल मैंने बनाया, अब इसमें कुछ लोग बच्चे कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे हैं और कुछ लोग किधर देख रहे हैं बच्चे, बाहर की ओर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पेपर में अगर स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, लेवल अच्छा पूछना होगा, तो मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर एकदम मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल का पेपर बनेगा तो आपका इनर साइड सब लोग अंदर देख रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ओपन क्लोज एंडेड के तीन स्वरूप के क्वेश्चन होते हैं, या तो सब लोग अंदर की ओर मुख करेंगे, या तो सभी लोग बाहर की ओर मुख करेंगे, या तो कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर। क्लियर है कि? पहले इतना क्लियर। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्दावली होती है। उन शब्दावली को जानना बहुत जरूरी होता है, टर्म्स को जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप शब्द को पहचानेंगे, शब्द को समझेंगे, तब जाके आप वाक्य समझेंगे, और जब वाक्य समझेंगे तब आप पैराग्राफ समझेंगे। क्लियर है कि नहीं? और तब जाके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये देखेंगे। तो आइए पहले उन शब्दों के बारे में एक करके हम जिक्र करते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहले इतना क्लियर है सभी को? तो इतना फंडामेंटल क्लियर है। तो आइए कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं पहले लिख देते हैं, और उनके बारे में एक एक करके हम फिर डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। तो टर्म्स यूज्ड में लिखिएगा कि कौन शब्दों का इस्तेमाल जो होते हैं, उनका प्रयोग। मतलब यहाँ पे टर्म्स बस लिख लेना। क्या लिख लेना? टर्म्स लिख लेना। टर्म्स में लिख लेना कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टर्म होता है, हिंदी वालों को एक बात और बताएंगे, जो हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना उनको ज्यादा इजी पड़ेगा। इंग्लिश वालों को भी इजी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मीडियम के ऊपर है वो तो। लेकिन हिंदी में दाएं बाएं अच्छे से क्लियर है आपको। दाया मतलब ये, बाया मतलब ये, और राइट लेफ्ट भी क्लियर है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन करिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में करिए। लेकिन थोड़ा सा दोनों लैंग्वेजेस को सीखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन में हिंदी में मिस्टेक हो तो हम इंग्लिश को सही मानते हैं। तो दोनों भाषाओं के हिसाब से आप सीखना। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द यूज करेगा वो यूज करेगा बच्चे क्या, लेफ्ट, और या फिर क्या यूज करेगा, राइट। तो ये शब्द में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं, और राइट को क्या बोलते हैं, दाएं। तो दायां और बायां, इसकी पहचान होनी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ करते हैं, तो उसमें बीच बीच में जब सेंटेंस आता है कि ये इसके राइट से दूसरी ओर है, लेफ्ट से तीसरी ओर है, तो उस वक्त आपको बैठाना फास्ट आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं?
अभी तो आपको मैं पूछूंगा दायां कौन सा है तो आप हाथ उठा दोगे, बायां कौन सा है तो हाथ उठा दोगे, ये आसान है बताना। लेकिन मान लो कि ये इनके दाएं साइड से दूसरे स्थान पे बैठाइए किसी को, तो उस वक्त आपका दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। तो उस ब्लैंक ना हो इसके लिए हमको प्रैक्टिस पहले से करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे दायां और बायां के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म तो दायां बायां, जो कि बहुत इजी होता है, बहुत से बच्चों को क्लियर भी होता है और बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं भी होता है, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बच्चे होता है, एक और शब्द लिख लीजिएगा दायां बायां के बाद, एक एक करके अभी पढ़ेंगे ना सबको, बस अभी लिख दे रहा हूं। एक होता है बच्चे इमीडिएट नेबर। क्या होता है बच्चे? इमीडिएट नेबर, हिंदी में लिखेगा तत्काल पड़ोसी। क्या लिखेगा बच्चे? तत्काल पड़ोसी। इमीडिएट को लिखेगा तत्काल और पड़ोसी। क्लियर है कि नहीं? तत्काल पड़ोसी, तत्काल पड़ोसी को ही इंग्लिश में इमीडिएट नेबर बोलते हैं और ऐसा शब्द भी यूज करता है। तो इमीडिएट नेबर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में लिख लीजिएगा तत्काल पड़ोसी। तत्काल मतलब जस्ट बगल में। क्लियर है कि नहीं? तो तत्काल पड़ोसी शब्द यूज किया जाता है। या फिर बच्चे एक और शब्द और यूज करते हैं, बिटवीन। बिटवीन को हिंदी में क्या लिखते हैं? बीच में। अब एक एक करके सारे शब्दों के बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे अभी, ठीक है ना? अच्छे से करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, समझते चलिए और लिखते चलिए। तो पहला क्या है? लेफ्ट राइट इमीडिएट नेबर, बिटवीन हो गया। अगला लिखिएगा बच्चे, चौथा जो होगा नेक्स्ट टू। क्या लिखिएगा? नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब हो गया बगल में। नेक्स्ट टू का हिंदी क्या होता है? बगल में। नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? बगल में। देखो इंग्लिश वालों को ज्यादा दिक्कत होता है लैंग्वेज में, हिंदी वालों को इतना समस्या नहीं होता, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये शब्दों को यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट टू का हिंदी क्या होता है? बगल में। तो बगल में का आई थिंक मतलब तो क्लियर ही है। ठीक है, अभी एक एक करके मैं डायग्राम के साथ आपसे पूछूंगा तो आप मुझे जवाब बस देना। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट टू लिखा है मतलब बगल में। और कौन सा शब्द होता है? पांचवा लिखिएगा बच्चे, सॉरी पांचवा लिखिएगा बच्चे, कुछ शब्द होते हैं जैसे हु मतलब होता है कौन, या हु वैसे कौन नहीं लिखा रहेगा, जो लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? जो। हिंदी में जो वर्ड रहेगा क्या रहेगा? जो। या फिर हु, विच। वैसे तो कौन भी होता है मतलब, लेकिन जब प्रोनाउन होता है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में रहता है, तो याद रखिएगा हु विच। तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा जो। क्या लिखेगा? जो। मतलब जैसे बोल दिए राम श्याम के दाएं से दूसरे स्थान पे है, जो कि। जो कि रामू के विपरीत है। तो जो की वर्ड है ना, तो जो की वर्ड इंग्लिश में क्या होता है? हु होता है। क्या होता है? हु होता है। तो यहां पे बच्चे ऐसे ही शब्द यूज करेंगे, तो हिंदी में लिख लीजिएगा जो की, या इंग्लिश में लिखा हो तो हु हो गया, विच हो गया। ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम सीखेंगे। या फिर बट हो गया, बट मतलब क्या हो गया? लेकिन। बट मतलब क्या हो गया? लेकिन। या फिर कई बार केवल कॉमा दे देता है। क्या दे देता है? कॉमा। तो उसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉमा का मतलब क्या है, बट का मतलब क्या है, हु का मतलब क्या है, विच का मतलब क्या है, मतलब वाक्य को तभी आप समझ पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका काफी रोल प्ले करेगा। तो ऐसे कुछ शब्द रहेंगे, उनके बारे में हम जिक्र भी करेंगे। तो हु विच हो गया, डैट हो गया। तो ऐसे शब्दों को बस लिख लीजिए, अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इन शब्दों के बारे में जिक्र होगा। उसके बाद अगला जो शब्द होता है बच्चे, छठवें नंबर का लिखा होता है विपरीत। क्या लिखा रहता है? विपरीत। विपरीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिट। तो लिख लीजिएगा विपरीत। तो अगला शब्द रहेगा बच्चे विपरीत। जैसे ए बी के विपरीत बैठा है, ए बी के विपरीत बैठा है, ए सी के विपरीत बैठा है। तो ये शब्दावली आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। और एक और शब्द होता है बच्चे फेसिंग। फेसिंग को हिंदी होता है सम्मुख। क्या होता है? सम्मुख। फेसिंग मतलब सम्मुख। सम्मुख मतलब जैसे आप मेरे सम्मुख बैठे हैं, मतलब आपका फेस और मेरा फेस एक दूसरे के सामने है, तो इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख। क्या बोलते हैं? सम्मुख। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेसिंग। क्या बोलते हैं? फेसिंग। तो याद रखिएगा। तो कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे लेफ्ट राइट हो गया, इमीडिएट नेबर हो गया, तत्काल पड़ोसी, बिटवीन मतलब बीच में, नेक्स्ट टू मतलब उसके बगल में, और हु विच डैट, ये सब के बारे में अभी जिक्र होगा। और अपोजिट ऑफ फेसिंग। अब एक एक करके सारे शब्द के लिए कुछ एग्जांपल रखते हैं, ताकि आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाए इन शब्दों में। और जैसे एक्सपर्ट बनेंगे हम सीधा सा क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे, आपसे बहुत आसानी से होगा। कंसेप्ट बस इतना याद रखना है, वन रीड एंड वन शॉट एक बार पढ़िए और उसमें बनाते चलिए डायग्राम को। अगर डायग्राम नहीं बन रहा है तो उसको अलग से कहीं पे नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक बना के, और उसको फिर रिलेट करने का काम करना। बस इतना सा ही टॉपिक है, लेकिन पहले इन शब्दों पे काम करना बहुत जरूरी है। पहले बताइए, इतना लिख लिया आप सबने? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमने क्या लिखा था बच्चे? लेफ्ट और राइट। तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और लेफ्ट और राइट आप बताइएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक डायग्राम मैं आप सबके सामने बना रहा हूं।
ये बना लो आप, ठीक है। एरो का मतलब समझ रहे हो ना, ए अंदर की ओर देख रहा है, जी बाहर की ओर देख रहा है, सी अगेन अंदर की ओर देख रहा है, एफ बाहर की ओर देख रहा है, डी बाहर की ओर देख रहा है, ये बाहर की ओर देख रहा है, बी अंदर की ओर देख रहा है। तो इसको बढ़िया से बना लो एक बार, और फिर एक टेबल बनाता हूं मैं आप सबके सामने। ठीक है, मैं पूछूंगा, आप जवाब देना बस। डायग्राम बना लियो कॉपी में। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन तेज होगा, और इससे आपको जब फिगर दिखेगा तो दायां बायां बहुत अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ टाइम लगा देता है बच्चा। दायां बोल दूंगा ये कि दाएं के दूसरे स्थान पे बैठा हो तो आप परेशान हो जाते हो, तो अब नहीं होंगे। बस एक बार लिख लो, बना लो, फिर मैं पूछता हूँ, एक बताता हूँ, फिर बाकी आप करेंगे, ठीक है ना। यहां तक ठीक है, बना लिए डायग्राम, टेबल बना लिए, टेबल बना लो जल्दी से, या टेबल बाद में बना लेना, पहले सुन लेना, पहले सुन लेना, बाद में लास्ट में बना लेना। क्लियर है ना, सुनो ध्यान, अभी पेन मत चलाना, अब पेन रोक दो। अब आपकी नजर होनी चाहिए और फिगर होना चाहिए, फिगर में नजर और जवाब। क्लियर है ना, लिखना नहीं है अभी। मैं आपसे बोलता हूं, मान लो मैंने जी व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा हूं। किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं? जी नाम का एक व्यक्ति है। जी के राइट में कौन बैठा है? जी के राइट में कौन बैठा है? तो आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर देख रहा है, तो बाहर की ओर देख रहा है तो उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा, हाँ या ना? तो जी अगर बाहर की ओर देख रहा है तो उसके राइट में कौन होगा? सी। और जी के लेफ्ट में कौन होगा? क्या समझ पा रहे हैं? अभी समझ तो जा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप फंसना नहीं। यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं, मतलब जब वहां पे करने लगते हैं तो दायां बायां गलत करके आ जाते हैं, और जिसके कारण पूरा पेपर में क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना आपको, तो इसलिए इसमें एक्सपर्ट बनना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना, जो बोलते चल रहे हैं बस सही तरीके से जवाब देना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये बता दो एच, एच के लेफ्ट में बता दो कौन है? एच के लेफ्ट में कौन है? ए है। और राइट में कौन है? राइट में कौन है? बी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बता दो ई के राइट में कौन है? ई के राइट में कौन है? खुद बताओ, ई के राइट में कौन है? तो ई बाहर देख रहा है तो राइट में कौन होगा? बी। कौन होगा? बी होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बता दो डी के राइट में कौन है? डी के राइट में कौन है? ट्राई मारो, आपको बताना है, मेरे को नहीं बताना है। डी के राइट में कौन है? डी इधर देख रहा है तो राइट कौन होगा? ई होगा। कौन होगा? ई होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बता दो एफ के लेफ्ट में कौन है? सॉरी, डी लेफ्ट गलती से लिख दिए क्या? मैंने डी का क्या पूछा था? ई का भी राइट पूछा था क्या? ई का भी राइट पूछा था, और फिर किसका? ठीक है, जो भी था, डी का भी आपने राइट बता दिया था, क्या था? उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं ये बता दो एफ का लेफ्ट बताओ, एफ का लेफ्ट बताओ, एफ का लेफ्ट कौन है? जल्दी बताओ। तो ये देखो, लेफ्ट अगर बताना है तो ये बाहर की ओर देख रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो कौन होगा? सी होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अचानक पूछ रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में होता है ऐसा। क्लियर है ना? अब ये बताओ, आगे मैं पूछता हूं और आपसे ये बता दो यहाँ पे बच कौन गया है? यहाँ पे बताओ सी का, सी का लेफ्ट बताओ, जल्दी बताओ, सी का लेफ्ट बताओ। एफ है। कौन है? एफ है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सी का राइट बताओ जल्दी से, सी का राइट कौन है? जी है। बताओ एफ का राइट बताओ जल्दी से, एफ का राइट बताओ। डी। कौन है? डी। बताओ जल्दी से डी का लेफ्ट कौन है? डी का लेफ्ट कौन है? डी का लेफ्ट कौन है? एफ है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ ई का लेफ्ट कौन है? ई का लेफ्ट बताओ, बताओ ई का लेफ्ट। डी है। कौन है? सॉरी, मैंने किसका लेफ्ट पूछा था? डी का लेफ्ट ना, ई का लेफ्ट पूछा था। ई का लेफ्ट कौन था? डी था ना? क्लियर है कि नहीं? ये दायां बायां की ऐसी प्रैक्टिस रखोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो आप जब डायग्राम बना के बैठाओगे किसी को दायां बायां, तो उस वक्त आपसे गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अभी इसमें दाएं बाएं में कोई प्रॉब्लम है? आपसे 2-3 सवाल और पूछता हूं, यहां तक क्लियर है? ये बताओ सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है?
सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? सी के दाईं ओर पे दूसरे स्थान पे कौन है? अच्छा, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? बी। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? नहीं आया समझ में? जी के ये दाया ये बाया दूसरे स्थान, पहला दूसरा कौन है? एच है, और तीसरे स्थान पे कौन है? बी। अगर मैं पूछता हूं ये बताओ बी के राइट साइड में तीसरे स्थान पे कौन है? बी के राइट साइड में तीसरे स्थान पे कौन है? एफ है। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं पूछता हूं ई के लेफ्ट साइड में चौथे स्थान पे कौन है? ई के लेफ्ट साइड में चौथा, 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसमें स्पीड बन रही है, ये स्पीड चाहिए हमें, दायां बायां लेफ्ट राइट तुरंत बैठाना है। क्लियर है कि नहीं? बना लोगे? शुरू करें आगे। पहला कंसेप्ट ठीक है, लेफ्ट राइट की प्रैक्टिस हो गई। अभी इसको घर में बैठ के थोड़ा और करना है। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरे में आइए बच्चे, इमीडिएट नेवर कुछ नहीं होता। दूसरा शब्द अब हम सीखते हैं। तो पहला शब्द तो क्लियर हो गया सभी को। दूसरा शब्द बच्चे हमने क्या पढ़ा था? तत्काल पड़ोसी। क्या पढ़ा था? यही ना लिखे थे दूसरे में, देखो तत्काल पड़ोसी, हाँ या ना? तो अब तत्काल पड़ोसी का मतलब क्या है? जैसे बोल दिए यहां पे कि जी का इमीडिएट नेबर कौन होगा? जी का तत्काल पड़ोसी कौन होगा? जी का इमीडिएट नेबर कौन होगा? जी का तत्काल पड़ोसी कौन कहलाएगा? तो जी का तत्काल पड़ोसी कहलाएगा बच्चे कौन? ए भी कहलाएगा और सी भी कहलाएगा। हाँ या ना? तो तत्काल पड़ोसी एक नहीं दो होते हैं। उसमें मुख का दिशा मैटर नहीं करता, मतलब फेस किस दिशा में है वो मैटर नहीं करता। मतलब ये चाहे बाहर देखे अंदर देखे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, बस उसके बगल वाले। अब बताओ एफ का तत्काल पड़ोसी कौन कौन है? सी और डी। ई का तत्काल पड़ोसी बी डी, और बी का तत्काल पड़ोसी एच और ई। क्लियर है? तो दूसरा शब्द तो ऐसे ही था, बहुत हल्का था। तो लेफ्ट राइट के बाद इमीडिएट नेबर में आपका मुख का दिशा मैटर नहीं करता, मुख का दिशा मैटर नहीं करता। तीसरा शब्द क्या था? बिटवीन। अभी लिखते चलना इसको। क्लियर है कि नहीं है? इमीडिएट नेबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इमीडिएट नेबर हेडिंग में लिख लेना तत्काल पड़ोसी, और जी का तत्काल पड़ोसी ऐसे लिख लेना। कौन कौन था जी का तत्काल पड़ोसी? ए और सी, ताकि याद रहेगा। क्लियर है कि? फिर तीसरे में चलते हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस अपने से ऐसे करके दिमाग तेज चलाना, ठीक है ना? क्योंकि जितना मेहनत अभी करोगे उतना फायदा मिलेगा, क्वेश्चन धड़ल्ले से होगा। बस यहां तक क्लियर है कि नहीं? तीसरे में चलते हैं बच्चे। बिटवीन शब्द था, क्या था बच्चे? बिटवीन। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो तीसरा शब्द यहां पे लिख रहा हूं, बीच में। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीच में। ठीक है, बीच में को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटवीन। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ कि डी और बी के बीच में कौन कौन है? डी और बी के बीच में कौन कौन है? डी और बी के बीच में, तो देखो ये डी दिख रहा है और ये कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो डी और बी के बीच में कौन दिख रहा है? अच्छा, ई दिख रहा है कि और भी कोई हो सकता है? जी हो सकता है? फिर से पूछ रहा हूं, डी और बी के बीच में ई तो दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, ई ठीक है। लेकिन डी और बी के बीच में ये भी तो हो सकता है ना, जी। देखो ना, ये 1 2, ये 1 2 और ये बीच में। डी और बी के बीच में जी को बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि डी और बी के बीच में एक है तो ये बीच में तो ये कहलाएगा, लेकिन डी और बी के बीच में जी भी कहला सकता है लॉजिकल तरीके से। किससे बोल रहे हैं? लॉजिकल। क्योंकि इस साइड देखेंगे तो ये दोनों और एकदम बीच में ही। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं लॉजिकल बात करूंगा डी और बी के बीच में, तो लॉजिकली क्या बोल रहे हैं बच्चे? लॉजिकल वे में कितने आंसर आएंगे? 2। डी और बी के बीच में ई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है, लेकिन याद रखना, पेपर में हमेशा हम नियरेस्ट वाले को आंसर लेते हैं। किसको लेते हैं? नियरेस्ट वाले को, क्योंकि ऐसा सिचुएशन कई बार आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, जो नजदीक होगा वही बीच में कहलाएगा। जैसे डी और बी के बीच में ई भी था, डी और बी के बीच में जी भी था, लेकिन ज्यादा नजदीक इनके कौन था? ई। कौन था? ई। इसलिए हमेशा आंसर किसे लेंगे? ई को। क्लियर है कि? समझ में आया? हाँ या ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता, ये बताइए कि ए और डी के बीच में कौन है? ए और डी के बीच में कौन है?
ए और डी के बीच में बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तब दोनों आंसर होगा। बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर मैं ए और डी के बीच में बी भी हो सकता है, ए और डी के बीच में सी भी हो सकता है, दोनों जगह से दूरी क्या है, बराबर। क्लियर है कि नहीं? तब उस केस में आप दो दो डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो अगर आप लॉजिकल तरीके से जाते हैं, अगर आपको दो बीच में दिखता है, दो ऐसे पर्सन है, दो बीच में आ रहे हैं, तो किसे लेंगे, जो नजदीक होगा। किसे लेंगे, जो नजदीक होगा। लेकिन अगर दोनों जगह दूरी बराबर होगी तो दोनों संभावनाएं बैठती हैं। क्लियर है कि नहीं? तब दोनों को आंसर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल? नहीं, जो एग्जैक्ट बीच में होता है उसको लेते हैं, जो बिल्कुल बीच में होता है। बिटवीन का मतलब ही होता है जो एग्जैक्ट बीच में हो। जैसे मैं अगर बोलता हूं इनसे और इनके बीच में कौन बैठा है, तो इनके बीच में कौन बैठा है, ये 3 4 5 है ना, दो हो गए, दो ये बैठी है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो बीच में मतलब एकदम बीच में। क्लियर है कि नहीं? और कोई सवाल? ठीक है, चलिए। तो आपको कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 3। तो हम क्या क्या पढ़ रहे थे, एक बार थोड़ा सा बैक गियर लगा के देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना था हमें। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब बचा है नेक्स्ट टू। अगला शब्द क्या है, नेक्स्ट टू। अब नेक्स्ट टू का मतलब क्या है, अब हमें ये देखना है। नेक्स्ट टू डायग्राम सबके पास है? ये बताइए मुझे, अगर सबके पास डायग्राम बना है तो अब आप ये बताइए मुझे कि सी के नेक्स्ट टू कौन है, सी के बगल में कौन है, सी के नेक्स्ट टू कौन है, जी भी है और एफ भी है। बगल में मतलब वही पड़ोसी ही मतलब है, हाँ या ना? नेक्स्ट टू का मतलब कुछ और नहीं है, पड़ोसी ही है, इमीडिएट नेबर जैसा ही है। क्लियर है कि समझ में आया? अगर मैं बोल दिया डी के नेक्स्ट टू कौन कौन है, ई और एफ दोनों है। नेक्स्ट टू का मतलब यहां भी फेस का डायरेक्शन मैटर नहीं करता, मतलब इमीडिएट नेबर और नेक्स्ट टू एक ही तरीके के शब्द होते हैं। क्लियर है कि नहीं? उनका अर्थ एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट टू मतलब बगल वाला, बगल वाला, पड़ोसी। क्लियर है कि नहीं? बगल में। नेक्स्ट टू को हिंदी क्या बोलते हैं, बगल में। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो आपने एक और टर्मिनोलॉजी सीख लिया, नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब बगल ही होता है, पड़ोसी ही होता है, नेबर ही होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? पड़ोसी। अब बच्चे ये वाला शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा तकलीफ होता है। तो नेक्स्ट टू में तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब इन शब्दों में आ जाओ थोड़ा सा। अब आ जाओ बच्चे इन शब्दों में जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, तो अब कौन सा नंबर हम पढ़ रहे हैं, 5वां है कि चौथा है? 5वां। 5वें में पढ़िएगा हु, विच और डैट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं जो कि। क्या बोलते हैं? जो कि। ये हमेशा बच्चे सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट, सबके लिए जो कि लिख लेना। आप हिंदी में दिक्कत मत लेना, हिंदी में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो कि शब्द दिया हो, इंग्लिश में हु दिया हो या विच दिया हो या डैट दिया हो, तो याद रखना हमेशा बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। अभी सेकंड पर्सन क्या है, सवाल ये होगा, दूसरा व्यक्ति को। जैसे मैं बोलता हूं ए इज सेकंड, पहले ध्यान से सुन लेना ना, टू दी राइट ऑफ बी, हु इज अपोजिट टू सी। हिंदी में लिखना, एक बार हिंदी में लिखना, मैं बोल रहा हूं ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, हिंदी वाले लिखेंगे ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, विच की जगह हु लिख लो। रुक जाना थोड़ा, हिंदी वाले कहां तक लिखे हो, ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहां हु लिखा हो या विच लिखा हो या डैट लिखा हो। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हो, जो कि सी के विपरीत है, जो कि सी के विपरीत है, जो कि सी के विपरीत है। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जो कि सी के विपरीत है। लिख लिए? हिंदी वाले लिख लिए?
हिंदी में लिखे, लिख लिए? क्या लिखियो? ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जो कि सी के विपरीत है। और जो अंग्रेज है वो इसमें लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है समझना है। इसका पहले अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, क्या बनाता हूं? डायग्राम में बैठाता हूं इनको। तो यहां पे क्या बोला है? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो किसके है? बी के राइट के सेकंड स्थान पे, हाँ या ना? मतलब ए बी के दाईं ओर, किसके बोला है? बी के। तो एक चीज याद रखना, जिसके बगल में के लिखा हो, जैसे क्या बोला? ए बी के बोला है ना, तो बी को पहले बैठा देना। जिसके बगल में के लिखा रहता है उसको पहले बैठाते हैं। तो ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो पहले ए को बैठाओगे कि बी को बैठाओगे? बी को बैठाओगे। किसको बैठाओगे? क्योंकि हिंदी में क्या लिखा है? ए बी के दाईं ओर। और अंग्रेज जो है वो याद रखना, ऑफ वाले के बगल में जो लिखा है उसको पहले बैठाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर लिखा है ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो पहले बी को बैठा दिए। अब जो ए है वो सेकंड राइट पे है बी के। सेकंड राइट मतलब ये हो गया पहला राइट, और ये हो गया दूसरा। मान लो ये अंदर देख रहा हो, तो सेकंड राइट, सब लोग अंदर देख रहे हैं मान लो, तो ये सेकंड राइट पे कौन हो जाएगा बच्चे? ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट। क्लियर है? सब लोग अंदर देख रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, समझाने बस के लिए तो बता रहा हूं, क्वेश्चन तो करा नहीं रहा हूं। तो अगर मैंने बोल दिया कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब पहले बी को बैठाओ और बी के सेकंड राइट, पहला राइट और ये दूसरा राइट पे कौन बैठा है? ए। क्लियर है? हाँ या ना? अब आगे पढ़ो, यहां पे क्या चिपका दिया? जो कि, क्या चिपका दिया? जो कि सी के विपरीत है। तो जो कि सी के विपरीत है, तो सी के विपरीत कौन है? सी के विपरीत कौन है? इतनी देर से घनानंदो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आपको सेकंड पर्सन लिखा है। क्या लिखा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? इसको अब यही तो सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन और इसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्लियर है कि नहीं है? जो सब्जेक्ट होता है बच्चे उसे फर्स्ट पर्सन, जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चे जो लास्ट में होता है उसे सेकंड पर्सन। क्लियर है? जैसे लिखा था ए बी के दाईं ओर, तो ए जो है वो फर्स्ट पर्सन है, बी जो है वो सेकंड पर्सन है। क्लियर है ना? ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे हु और विच जो लिखा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा याद रखना, सेकंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो कि हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट, मतलब जो कि सी के विपरीत है, मतलब सेकंड पर्सन कौन है इन दोनों में? बी है। तो अपोजिट कौन है सी के? बी है। यही तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनता, क्योंकि सब सेंटेंस ही नहीं पता आपको। क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, जो कि का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। हु विच डैट का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। याद रहेगा? तो याद रखिएगा, हु विच डैट या कुछ भी लिखा, ये ब्लड रिलेशन में भी काम आएगा। हिंदी वाले बस जो कि लिख लीजिएगा, और अंग्रेज जो होंगे वो हु विच डैट लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? और इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। और यहाँ पे ये ए है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है? बी। तो यहाँ पे बी जो है वो सी के विपरीत है। क्लियर है कि नहीं? बी जो है वो किसके विपरीत है? सी के। तो ये बताओ, यहां पे बी दिख रहा है, तो यहां पे कौन होगा बच्चे? सी, क्योंकि बी के विपरीत कौन है? सी है। क्लियर है कि? समझ में आया? बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? पहले थोड़ा सा समय दे रहा हूं, पूछो जल्दी जल्दी, फिर बताएंगे दोबारा। तो सवाल है, तो ये डायग्राम समझ में आया कैसे बना? तो फर्स्ट कहां जाता है? ये जोकी में बच्चा कहां फंसता है? तो जोकी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इतना बुद्धि काहे लगा? जो पहले लिखा है फर्स्ट पर्सन, जो बाद में लिखा है सेकंड पर्सन। कोई तिलिस्म थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं। जो पहले लिखा है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो बाद में लिखा है वो क्या है? और मैंने बोला कि ये शब्द जो कि कहीं भी दिखे तो उसको सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता। बस ये रट लो। जब समझ नहीं पाते हो तो रटो ना भाई, ये भाषा तो है, भाषा ही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ या ना? तो याद रखना, हु विच डैट, जिसका हिंदी होता है जो कि, ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। बी किसके अपोजिट है? सी के। क्लियर है कि? अब ठीक है कि नहीं? समझ में आया सभी को? लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। अब बच्चे इसके अलावा जो भी शब्द दिखे, हु विच डैट को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द दिखे, जैसे लेकिन, जैसे क्या दिखे?
जैसे शब्द दिखे मान लो लेकिन, जो की जगह मान लो लिखा हो लेकिन, लेकिन का इंग्लिश क्या होता है? बट। या फिर केवल कॉमा दिया हो, क्या दिया हो? तो ये सब चीज किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? याद रहेगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? बाकी दुनिया के जितने शब्द है, एंड, जैसे एंड लिखा हो मान लो, एंड, एंड का हिंदी क्या होता है? और। जैसे मान लो लिखा होता है ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पे, और सी के विपरीत है, और सी के विपरीत है, एंड इज अपोजिट टू सी, तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता? फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रहा है? एकदम भक्त हो, एकदम पूरा ब्लैंक। हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे कौन कौन से फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है बोलिएगा? बट, एंड कॉमा, हिंदी में लेकिन, और कॉमा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? अब बाकी क्वेश्चन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? क्वेश्चन में। हु विच डैट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन, हिंदी में जो कि। बाकी किसको करता है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर है कि नहीं? समझते हैं? तो ये शब्दावली में ये वाला जो परेशान करता है, दिक्कत अब तो नहीं होगा। समझ में आ गया? लिख लियो कॉपी में, बाकी क्वेश्चन में मिलेंगे, अभी अपन फिर से वहां पे पढ़ेंगे। हाँ, अब आगे चलें। लास्ट पॉइंटर क्या था? अपोजिट। अब ये अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या है? विपरीत। विपरीत का मतलब यह है कि अगर कोई अंदर की ओर देख रहा है तो एक कहां देखेगा? बाहर की ओर। ये विपरीत कहलाता है। अच्छा, ये बैठी हैं और मैं खड़ा हूं, अगर हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं कि विपरीत हैं, क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, क्या कहलाएंगे? सम्मुख। लेकिन मान लो मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब बताओ हम दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। मतलब आपको समझ में आया? सम्मुख और विपरीत में अंतर समझ में आया? अब आपसे मैं पूछता हूं, ये बताओ अगर शब्द लिखा रहता बी सी के विपरीत है, सही है कि गलत है? बी सी के विपरीत है क्या? बी सी के क्या है? सम्मुख है। क्या है? बी इज फेसिंग टू एफ। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आप लिखेंगे, अगर ये लिखा जाए यहां पे, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, बी इज फेसिंग, सॉरी, बी इज फेसिंग क्या था? बी इज फेसिंग सी, मतलब बी सी के सम्मुख है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्या है ये? क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, मुख एक दूसरे की ओर है। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर लिख दिए होते बी इज अपोजिट टू सी, तो सही था कि गलत था? बी इज अपोजिट टू सी, बी सी के विपरीत है, तो ये सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। क्या है ये? रॉन्ग है, क्योंकि बी सी के कहां है विपरीत भाई? ये तो आमने सामने बैठे हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, ये विपरीत है सर। विपरीत नहीं है, ये क्या है? सम्मुख है। क्या है ये? अच्छा, विपरीत कौन कौन होगा? ए और डी। ए और डी एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। ये अंदर देख रहा है और ये बाहर देख रहा है। हाँ या ना? मतलब आमने सामने तो होते हैं, लेकिन मुख की दिशा डिसाइड करती है कि वे अपोजिट है कि फेसिंग है। क्लियर है कि नहीं? किसमें बच्चे? अरे बीजी टेढ़ा देख रहा है यार, कैसे हो? वो आमने सामने होता है बस। अपोजिट और फेसिंग आमने सामने होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ये बी का जी से नहीं बनेगा, ये बी और सी का होगा, या जी और ई का होगा, या ए और डी का होगा। हाँ या ना? याद रहेगा ये बात? अपोजिट और फेसिंग हमेशा विपरीत में होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं ए और डी एक दूसरे के क्या है, जल्दी बताओ? विपरीत है। क्या है ये? विपरीत है, क्योंकि एक अंदर एक बाहर। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, मान लो अगर मैं लिखता हूं ए इज अपोजिट टू डी, ए डी के विपरीत है, तो ये क्या है बच्चे? सही। लेकिन अगर लिखता हूं ए इज फेसिंग डी, ए डी के सम्मुख है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग, तो फेस थोड़ी कर रहा था, विपरीत था। क्लियर है ना? तो सम्मुख और विपरीत शब्द अच्छे से क्लियर हो गए, तो एग्जाम में दिक्कत तो नहीं करोगे। बस इतना शब्दावली था। अगर आपके पास इतना है तो ये सब हथियार हैं बेसिक सीखने के लिए। अब क्या करना है? क्वेश्चन। क्या करना है? और क्वेश्चन करते वक्त क्या करना है? वन रीड एंड वन शॉट। क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ना है, पहली बात चीज।
क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है? एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़कर आपको जवाब देना है। क्लियर है कि कितनी बार क्वेश्चन को पढ़ना है? एक बार। और एक बार पढ़कर जो आपको समझ में आए उसको लिख लीजिएगा और जो समझ में ना आए उसको हिंट में लिखिएगा। किसमें लिखिएगा? हिंट में। और हिंट में लिखने के बाद में उसको बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ठीक है कि नहीं है? तो अभी हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको करा देते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, देखिए ध्यान से। सबको दिख रहा है क्वेश्चन कि व्हाइट कलर में नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक, आ जाओ। तो ये हो गया बच्चे आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। ये देखो, ये इंग्लिश में लिखा है और ये काहे में लिखा है? हिंदी में। और ये है आपके सवाल का पहला क्वेश्चन। अब इसको हमको बनाना है। क्वेश्चन को बनाते वक्त सबसे पहले ये देखना है कि ये कैसा है, क्लोज है कि ओपन है। क्या है? क्लोज है। क्लोज मतलब क्या हो गया? सर्कुलर टेबल में बैठा है ना, इन अ सर्कल, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? सर्कल में बैठा है मतलब वृत्ताकार मेज में बैठा है। कितने लोग हैं सबसे पहले ये काउंट कर लो, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। कभी भी क्लोज वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं बच्चे? क्लोज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले से डायग्राम बना के उसको मार्क कर देते हैं। डायग्राम बैठा के क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं, मतलब सबके स्थान को निश्चित कर देते हैं। स्थानों को, बैठने की व्यवस्था को क्या कर देते हैं? निश्चित। लेकिन अगर ओपन एंडेड होता है तो कभी भी स्थानों को निश्चित नहीं किया जाता, मार्क नहीं किया जाता। ये तो हम वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना मार्क करने का मतलब क्या है। सबसे पहले ये काउंट करो कितने लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं जल्दी बताओ? 8 लोग बैठे हैं। तो 8 लोग बैठे हैं तो ऐसे सर्कल बना लो सबसे पहले। ठीक है, अब 8 लोग बैठे हैं तो 8 जगह बना लो, मार्क कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि? ऐसे मार्क करना, ऐसे मत कर देना। कई बच्चे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको याद रखना सर्कुलर वाला क्वेश्चन होगा तो हमेशा क्या करना बच्चे? मार्क कर देना, सबके स्थानों को निश्चित कर देना। पहला स्टेप। क्लियर है कि नहीं? कर दिए ये काम? हाँ या ना? तो आपने मार्क कर दिया 8। अब आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, जो बने डायग्राम बनाना है, जो नहीं बने उसको कहां लिखना है? हिंट में। कहां लिखना है? हिंट में। ठीक है ना? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, हमने काउंट किया कितने लोग थे, तो कितने लोग थे बच्चे? 8 लोग थे, तो हमने 8 मार्क कर दिया इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? अब हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली लाइन हमें ढूंढना है जहां से क्वेश्चन की शुरुआत करना है। कई बार होता है कि पहली लाइन से ही शुरू कर दिया जाता है, लेकिन अगर पहली लाइन से, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ाता है तो पहली लाइन से शुरू नहीं करते हैं, दूसरी तीसरी लाइन पे होता है। ऐसा कई बार होता है। तो उस वक्त आपको घबराना नहीं, पेशेंस रखना है। जब तक ठोस लाइन ना मिले तब तक क्वेश्चन की शुरुआत नहीं होगा। क्लियर है कि? हमें कुछ नहीं करना, पढ़ते जाना है, डायग्राम बनाना है। बनाए एक बार, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। MNPRTWFH केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब सबका मुख किधर है भाई साहब? सबका मुख किधर है? अंदर की ओर है। क्लियर है कि नहीं? सब लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, ऐसे बना देना। क्लियर? उसके बाद देखना ध्यान से क्या लिखा है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी मिल जाएगा, बस लाइट गोल ना हो। लाइट गोल होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सॉल्यूशन लिखना। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है ये बताया है बच्चे, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। अब यहां से शुरू होता है मेन क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, PM के बाएं तीसरा। लिखा है कि नहीं लिखा? P जो है M के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट होता है। PM के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पे, किसके? M के। किसके बोला है? तो पहले किसको बनाएंगे? M को बनाएंगे कि P को बनाएंगे? M को बनाएंगे। तो यहां पे हमेशा हम बच्चे M को, कोई भी चीज हमको बनाना हो तो हम यहां पे बनाते हैं, हम बनाते हैं, और आप कहीं और बना लीजिएगा, आपकी इच्छा हो। हम यहाँ इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, तो हमको आसान लगता है। तो अगर आपको भी आसान लगे तो आप भी यहीं बनाइएगा, लेकिन हम कहीं भी बना सकते थे हमको। क्लियर है कि नहीं? हम कहीं भी बना सकते थे, लेकिन हम यहीं पे बनाएंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है दोस्त, ठीक है ना? ठीक, तो हमने M को बना दिया, और P M के बाएं तीसरा है, तो M के बायां, बायां मतलब क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट है तीसरा, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट कौन है बच्चे? P है। बना दिए। आ रहा है समझ में?
तो P जो है वो M के बाएं तीसरा है, तो हमने बना दिया। क्लियर है? अब बायां दायां बुद्धि तो नहीं घूम रहा है ना, इसीलिए ना मेहनत कर रहे थे वहां पे। ठीक है कि नहीं है? अब आ जाओ बच्चे, यहां तक आपने लिखा। अब क्या लिखा? और क्या लिखा है? और T के दाएं दूसरा है, हाँ या ना? यहां पे शब्द दे दिया है और, क्या शब्द दे दिया है? और दे दिया है। और दे दिया है मतलब इंग्लिश में क्या दिया है? एंड, हाँ या ना? ठीक है। और फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड पर्सन को? फर्स्ट पर्सन को। बताया था कि भूल चुके हो? गौमूत्र पियो, सही बता रहा हूं, दिमाग तेज चलेगा, मजाक नहीं। उसका सेवन करो, दिमाग तेज आता है, कसम से बता रहा हूं, मजाक लग रहा है आप लोग को, क्योंकि आप लोग का एकदम सुस्त रहते हैं ऐसे, एकदम थोड़ा सा रहो, एनर्जी रहे। ये बताओ मैं क्या पूछा आपसे कि और का मतलब क्या था? फर्स्ट पर्सन पढ़ाए थे ना, एंड और। तो ये बताइए कि टी के दाएं दूसरा है, तो टी के दाएं दूसरा का फर्स्ट पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? तो पी के बारे में बोल रहा है ना, तो पी जो है वो टी के दाएं दूसरा है, हाँ या ना? कौन है टी के दाएं दूसरा? और मतलब किसके बारे में बोल रहा है? पी। तो पी टी के दाएं दूसरा है, तो जो पी है वो टी के दाएं दूसरा है, तो टी को कहां बैठा दे बताओ? टी को जब हम यहां बैठाएंगे तब पहला दाया दूसरा दाया। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो यहां तक तो खेल बन गया, आगे पढ़ें। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? फिर से बता देंगे, घबरा क्यों रहे हो, पहले इतना क्लियर है। अब देखो आगे क्या लिखा है, एन पी के दाएं दूसरा, अभी कुछ नहीं लिखना है। एन जो है वो पी के दाएं दूसरा है, एन जो है वो पी के, तो पी दिख रहा है, पी का दाया, दाया इधर होगा, और दूसरा कौन है बच्चे? एन है, पहला दूसरा। क्लियर है कि? आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, कहां तक पढ़ लिए थे? यहां तक हो गया। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, किसके? आर डब्ल्यू के। तो आर और डब्ल्यू कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो बना सकते हैं क्या? नहीं बना, नहीं दिख रहा तो कहां से बनाओगे भाई? अभी नहीं बना सकते, इसको बाद में बनाएंगे, हाँ या ना? तो ये लाइन छूट गई है, याद रखना, इसको बाद में बनाना है। क्लियर है कि नहीं? आगे पढ़ लो, यहां पे क्या लिखा है? जो याद आया? जो मतलब इंग्लिश में क्या होता है? हु। जो मतलब इंग्लिश में क्या होता है? हु। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? और सेकंड पर्सन कौन है? डब्लू। तो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? डब्लू। और डब्लू एम के दाएं दूसरा है, हाँ या ना? डब्लू एम के दाएं दूसरा है, एम के दाएं दूसरा, एम ये है, पहला दाएं दूसरा दाएं, कौन है? डब्लू। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? बन गया? अब यहां पे एम और डब्ल्यू दोनों दिख रहे हैं, और जो लाइन नहीं पढ़े थे अब उसको पढ़ लें। क्या लिखा है? आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, देखो डब्ल्यू अब दिख रहा है कि नहीं? और आर जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू का दाया, पहला दाया दूसरा दाया, कौन है ये? आर है। बन गया? हाँ या ना? तार जुड़ते जा रहा है ना अपने आप। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक बना लिया आप। अब बच्चे यहां तक आपने पढ़ लिया था पूरा, क्लियर है कि नहीं? अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, एफ पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ पी के बगल में नहीं बैठा है। तो ये पी है तो यहां पे एफ बैठेगा क्या? नहीं, तो एफ को मजबूरी है यही एक स्थान बचा है बैठाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? अब बच गया कौन? कौन बच गया यहां से? एच तो यहां देखिए, अच्छा एच था, सी एच बच गया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? ऐसे बैठ गए 8 लोग। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, दिमाग चाहिए भाई, और दिमाग कुछ नया नहीं है, वो अपने आप आता है। लेकिन आपको जो जो बात बताया मैंने, जो बताया वही यूज किया हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, दाया बाया, किसका दाया किसका बाया, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ते गए और आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ गए तो फिर वापस आए तो अपने आप जुड़ गया। क्लियर है कि नहीं? यही कंसेप्ट है। एक बार क्वेश्चन पढ़ा कि 2 बार पढ़ा? मैं एक बार पढ़ा, इसीलिए बोलते हैं वन रीड एंड वन शॉट का लॉजिक लेके चलिएगा, कभी समस्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा। पहला क्वेश्चन है, घर में इसको 3 बार बनाइएगा तभी सेट होगा। क्लियर है कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम सॉल्यूशन तो लिख लो, नहीं तो बाद में कुछ गलत सलत बना के लाओगे, सर मैं तो ऐसा बना रहा हूं। पहले आंसर लिख लो, इसको लिख लियो और घर जाके इसको बनाना है। क्लियर है कि नहीं? पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ग्रुप में। क्लियर है कि नहीं? जो बच्चों के पास पीडीएफ नहीं होगा मैसेज कर देना। क्लियर है?
ये था पहला क्वेश्चन। और आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, कल बाकी दूसरा पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ही बताओ, फिर से बताना है क्या? एक बार देख लो पूरा, घर जाके बनाना एक बार, वीडियो मिल जाएगा वैसे, ठीक है ना। चलिए तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सेकंड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।